स्टार्ट। चलो बेटा, कैसे हो? फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, शाहरुख, बाकी बच्चे कहाँ गए? चलो चलो स्टार्ट है। चलो बेटा स्टार्ट करें। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था सॉलिड स्टेट का, उसमें हम बात कर रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उससे पहले जैसे अपने हेडिंग लिखी थी पैकिंग इन आयनिक सॉलिड्स, यानी आयनिक सॉलिड में पैकिंग के बारे में बात करें तो हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखने हैं, बार बार कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे काम आते हैं, ये सब हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया था। क्लियर? ठीक है। फिर अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले जैसे अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस की थी अपने NaCl टाइप या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर? सेकंड हमने डिस्कस की थी CaCl टाइप स्ट्रक्चर। एक एक पॉइंट जो हमने लिखे थे, 6 टाइप के कॉन्सेप्ट हमने लिखे, 6 या 7 टाइप के एक एक पॉइंट, ये बराबर ये बराबर ये अपने आप में इनमें क्वेश्चन होता है बेटा। ओके, इसमें ये क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, देखते ही आपको टिक लगाना है। इसमें जो न्यूमेरिकल बनता है, एक इस जगह बनता है क्या, इंटर आयनिक डिस्टेंस वाला, बस यानी कैटायन की इतनी, एनायन की इतनी, एज लेंथ ये, इन तीनों में से 2 की वैल्यू गिवन होगी, एक पूछेगा। ओके, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस स्ट्रक्चर में क्या इंटर आयनिक डिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है। जैसे NaCl में हमने दिखा था R प्लस R माइनस बराबर A/2, या फिर CaCl में क्या देखा था बेटा, R प्लस R माइनस बराबर √3A/2। क्लियर? तो कहाँ पर A के साथ हमें क्या वैल्यू लेनी है, ये हमें कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, किस स्ट्रक्चर में वैल्यू क्या आती है। और ये तब पता चलेगा जब स्ट्रक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान हो, इस स्ट्रक्चर में कैटायन कहाँ होता है और एनायन इसकी पोजीशन कहाँ होती है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, कैसे करना है, ये हमें ध्यान रखना था बेटा। क्लियर? चलो बेटा आगे स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू। नंबर 3 जो स्ट्रक्चर अपने लिए एक और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या लिख रहा हूं मैं, ZnS टाइप। क्या लिख रहा हूं बेटा, ZnS टाइप, या इसको क्या बोलते हैं बच्चों, आपको बोल देगा जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। क्या कहा, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। ओके, देखते हैं बच्चों इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, कैसे होता है, ZnS टाइप स्ट्रक्चर या फिर जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। ओके, इस टाइप की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब क्या, बार बार हमारा ये लिखने का पर्पज क्या, इस टाइप की स्ट्रक्चर, इस टाइप की स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, एग्जैक्ट आपको इसके लिए ही क्वेश्चन पूछे, ZnS में ये होता है, कोई जरूरी नहीं है, NaCl में ये बराबर ये, तो ये क्या होगा, जरूरी नहीं है, CaCl में ये इतना है तो ये क्या होगा, ये पूछे, जरूरी नहीं है। आपको कोई भी कंपाउंड देगा, कोई कंपाउंड AB है, CD है, कुछ भी है, इसकी स्ट्रक्चर इनके जैसी है, किस जैसी, ऐसे बोल दे NaCl टाइप की है, तो NaCl के लिए जो कॉन्सेप्ट हमने लिखे हैं बेटा वो सेम टू सेम उस स्ट्रक्चर के लिए आप काम में ले सकते हो। जैसे कोई कंपाउंड दे दिया AB, अपनी मर्जी से दे दिया, जैसे KCl दे दिया, बोले KCl की स्ट्रक्चर NaCl टाइप की है, तो NaCl में जो जो पॉइंट्स हमने लिखे वो अपन KCl के लिए यूज कर सकते हैं। CaCl टाइप से बोले तो उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है वो सेम उसके लिए अप्लाई हो जाएगा, या ZnS टाइप की बोले तो इसके लिए जो जो रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो उस स्ट्रक्चर के लिए अपन काम में ले सकते हैं जिससे कंपेयर करवा रहा है। क्लियर? तो इस टाइप की स्ट्रक्चर का मतलब है, आपको कुछ एग्जांपल दे, इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की है तो ZnS के लिए जो रिजल्ट आएगा उस स्ट्रक्चर के लिए भी सेम रिजल्ट होंगे बेटा। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब अपन ने क्या कहा था, हर स्ट्रक्चर में एक बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें ध्यान होना ही चाहिए बच्चों। कैसे, कौन सा आयन कहाँ होता है, आयनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब आयन से बनेगा कैटायन और एनायन। ठीक है, ZnS हमें पता है किससे मिलकर बनता है, Zn+2 और S-2। क्लियर? ठीक है, अब कौन सा आयन कहाँ होता है हमें पता है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, दोनों आयनों में एक आयन तो क्या होता है, क्लोज पैक्ड होता है, क्लोज पैक्ड यानी सघन संकुलित होता है। इसका मतलब क्या, यानी नॉर्मल स्ट्रक्चर में जहां एटम होता है वहां पर क्लोज पैक्ड वाला होगा बेटा। ओके, और जो बीच में वॉइड्स होती है, रिक्तियां होती है, उनके अंदर दूसरा आयन होगा। अब कौन सा आयन कहाँ होता है, मैक्सिमम में तो क्या होता है, नेगेटिव वाला ही क्लोज पैक्ड होता है, सघन संकुलित होता है। क्लियर? एक दो एक्सेप्शन आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर? ठीक है, तो बेटा क्या कहा, इसमें भी क्या होता है, S-2 आयन, S-2 तो क्या होता है, FCC में होता है। क्लियर? और जो Zn+2 होता है, क्या कहा, Zn+2 ये कैसे होता है बेटा, हाफ और, क्या कहा, हाफ और अल्टरनेट, हाफ बोल दे और अल्टरनेट बोल दे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मैंने क्या कहा, Zn+2 कहाँ होगा बेटा, हाफ और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। क्लियर? देखो बच्चों, अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो समझ में आ गया। बस इतना बोला है, Zn+2 कहाँ होगा, FCC में होगा। अब बच्चे को आइडिया होना चाहिए FCC का मतलब क्या होता है, FCC यूनिट सेल कैसे होती है। क्लियर?
Zn+2 बोल दिया, हाफ और अल्टरनेट टीवी, हाफ और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो बच्चे को ये भी पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, कहाँ बनती है। क्लियर? ठीक है बेटा, देखते हैं इसकी अगर अपन स्ट्रक्चर बनाए तो अपन क्या कह सकते हैं। सबसे पहले मान लो जैसे FCC यूनिट सेल अपन बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, एक एक चीज़ अपने पढ़ रखी है, तो FCC यूनिट सेल बना लो। ये लो बच्चों FCC यूनिट सेल बना लेंगे। हमें पता है FCC में एटम कहाँ कहाँ होता है, कॉर्नर पर होते हैं, तो कॉर्नर पर बना लेंगे। ये लो बच्चों कॉर्नर पर हमने 4 एटम तो ये हो गए और 4 एटम है ये हो गए। क्लियर? ठीक है बेटा, 8 एटम हो गए कॉर्नर पर। FCC में हमें पता और इसके अलावा कहाँ होता है, फेस के सेंटर पर, तो ये लो बच्चों फेस सेंटर पर बना दो, अपर साइड, लोअर साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड फेस सेंटर। क्लियर? ये तो किसका काम हो गया, ये तो हमें पता है कौन सा आयन हो गया बच्चों, S-2, जो किस में होता है, FCC में होता है। क्लियर? Zn+2 कहाँ होता है, हाफ और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अब बच्चे को पता होना चाहिए टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनती है। टेट्राहेड्रल वॉइड हमें पता है बच्चों कहाँ बनती है, बॉडी डायगोनल पर बनती है। यस और नो? तो एक बॉडी डायगोनल बना दो। अब हमें पता एक बॉडी डायगोनल पर कितनी टीवी बनती है बच्चों, 2 टीवी बनती है, एक यहाँ बनती है, एक समथिंग यहाँ बनती है। यस और नो? एक एक चीज हमने डिस्कस की, याद है ना। क्लियर? ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, ये जैसे क्या कर रहा है, यानी जो डॉट की फॉर्म में हमने एटम को रिप्रेजेंट किया, ये S-2 को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये जो है बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, Zn+2 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर सभी टीवी में होता, क्या कहा, सभी टीवी में होता, तो क्या कहेंगे बच्चों, हमें पता है दोनों टीवी में होता नहीं होता, लेकिन हाफ और अल्टरनेट, आधा बोल दे या फिर एकांतर बोल दे, इसका मतलब क्या है, एक बोर्ड डायगोनल पर जो 2 टीवी होगी, दोनों पर ना होकर क्या होगा, एक पर ही होगा। हमने इस पर अगर मान लिया Zn+2 प्रेजेंट है, तो इस पर मैं क्या कहूंगा, इस पर अपन क्या कह सकते हैं, Zn+2 एब्सेंट। क्या कहा, Zn+2 क्या होगा बेटा, एब्सेंट होगा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, बस ये अपन स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 अपन पॉइंट टू पॉइंट कह सकते हैं, और साइड में सिंबल मैं लिख सकता हूं, जो S-2 है इसको अपन क्या कर रहे हैं, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो Zn+2 है इसको अपन क्या कर रहे हैं, होल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा। क्लियर? ठीक है, अब 1 बाय 1 जैसे मैंने कहा था छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। क्या अगर आपसे बोले सबसे पहले ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, तो ज्योमेट्री तो कौन सी होती है, FCC होती है। क्लियर? ठीक है बेटा, फिर आपसे बोले जैसे वॉइड, इसमें वॉइड कैसी होगी, तो हमें पता है वॉइड कैसी होगी, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है बच्चों। क्लियर? ठीक है, फिर अपन से कहे नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, नंबर और ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, यानी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम यानी परमाणुओं की संख्या। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको ट्रिक बताई थी बेटा, जो क्लोज पैक्ड होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल डिसाइड होता है। याद है ना, हमें पता है इसके अंदर क्या होते हैं, 2 आयन होते हैं, एक तो क्या है Zn+2 और दूसरा क्या है बेटा S-2। S-2 क्लोज पैक्ड दोनों में कौन है, Zn+2 है या S-2 है, S-2। S-2 हमें पता है FCC में है, तो इसका नंबर कितना होता है, 4। अरे FCC में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 होते हैं बेटा, ध्यान है ना। इसका मतलब है इसका नंबर 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। Zn+2 कहाँ है, अगर Zn+2 सभी टीवी में होता तो हमें पता है टीवी क्या होती है, 2Z के बराबर। याद है ना, नंबर ऑफ एटम अगर 4 है तो टीवी कितनी होगी, 8 होनी चाहिए थी। लेकिन वो तो कब है, जब सभी टीवी में होता। लेकिन हाफ टीवी में है, मतलब जितनी टोटल टीवी है उनके आधी में है, इसका मतलब टोटल टीवी 8 होती, उसमें हाफ में होगा, तो Zn+2 का नंबर भी कितना, 4। देखो बेटा इनके नंबर देखो, आयन का नंबर का रेशियो देखो, 4:4, 1:1 बराबर है या नहीं है। इसी वजह से देख सकते हो कंपाउंड का फॉर्मूला भी क्या है, ZnS है। जो आयंस के नंबर का रेशियो होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला भी बेटा उसी रेशियो में लिखा जाता है, ध्यान रखना। देखो ये भी 4, ये भी 4, 4:4 यानी 1:1 है, तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला भी देखो ZnS, ये भी 1 है, ये भी 1 है बेटा। क्लियर? ठीक है, अब हमें पता है यूनिट सेल में नंबर डिसाइड करेंगे Zn+2 से या S-2 से, S-2 से जो क्लोज पैक्ड होगा, यानी नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कितना होगा, 4 होगा बेटा। क्लियर? ठीक है, फिर आपसे बोले कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या कहा, समन्वय संख्या की अगर हम बात करें तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर डिसाइड करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों देखो आयंस के नंबर का रेशियो 4:4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा,
4:4 होगा, क्योंकि 4 Zn+2 है तो 4s-2 को कवर करेंगे, 4s-2 है वो Zn+2 को कवर करेंगे, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4 ही होगा बेटा। क्लियर? तो क्या कहेंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 और s-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, मैंने क्या कहा था, अंतर आयनिक दूरी। ठीक है बच्चों, इंटर आयनिक डिस्टेंस की अगर अपन बात करें मतलब R+ R- के टाइन और एनायन के बीच की डिस्टेंस, तो हम देख सकते हैं बच्चों कैसे, मैंने क्या कहा था, पीछे जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो सारे इसमें यूज हो जाते हैं, इसलिए तो इंपॉर्टेंट है ये। कैसे? इंटर आयनिक डिस्टेंस, पहली बात तो बच्चे को पता होना चाहिए मतलब क्या होता है, दो अपोजिट आयन के बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस। कैसे बच्चों, यहाँ पर s-2 है कॉर्नर पर, इस टेट्राहेड्रल वर्ड में Zn+2 है, तो इस टीवी की इस कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होती है? √3a/4, याद है ना? अरे पूरा बॉडी डायगोनल कितना? √3a, इसका हाफ कितना होगा? √3a/2, इसका भी हाफ करना है तो √3a/4, तो क्या कहेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटा? √3a/4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई? इंटर आयनिक डिस्टेंस का इसका फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है। और मैंने कहा था बच्चों क्या, ये 3 फेमस एग्जाम्पल है, NaCl, CaCl और ZnS, इनके लिए हमें ध्यान रखना है बच्चों, रेडियस रेशियो इनके लिए फिक्स होता है, तो क्या लिखेंगे, रेडियस रेशियो ऑफ ZnS, यानी ZnS के लिए जो रेडियस रेशियो आता है बेटा तो क्या लिखेंगे, R+/R-, ये इसके लिए कितना आता है बेटा? 0.4 आता है। ये मैंने क्या कहा था, 3 फेमस एग्जांपल है, इनका हमें स्पेशली ध्यान रखना है बच्चों। क्लियर? ठीक है। देख सकते हो रेडियस रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.4। अरे कौन सी रेंज के बीच में है? 0.225 से 0.414 के बीच की वैल्यू है या नहीं है? ये देखो 0.4 जो है यानी 0.400, 0.400 मान सकते हैं, तो ये क्या होगा, 0.225 से ज़्यादा है और 0.414 से कम है। येस और नो? इसका मतलब दोनों के बीच की वैल्यू है, कौन सी रेंज है? सेकंड नंबर वाली। सेकंड नंबर वाली रेंज किसके लिए होती है? टेट्राहेड्रल वर्ड के लिए। देख सकते हो इसमें वर्ड कैसी है? टीवी है बच्चों। क्लियर? कौन साइन कहाँ होता है, स्ट्रक्चर कैसे होती है, और ये 1 by 1 पॉइंट्स कैसे है, क्या है, मैंने कहा था अपने आप में क्वेश्चन है बेटा। है समझ में आ गया? येस और नो? क्लियर? कोई डाउट बोलो यहाँ तक फटाफट, और स्क्रीनशॉट लो, कोई भी डाउट है तो बोल सकते हो। चलो बेटा, यहाँ तक बात ठीक है? यहाँ तक बात ठीक है बच्चों? चलो मिटा दे। तो ये अपने बात की ZnS टाइप स्ट्रक्चर की, कैसे होता है, क्या होता है बेटा। ओके चलो बेटा, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपन क्या देखते हैं, नंबर 4। नंबर 4 में क्या लिखेंगे, CaF2 टाइप, या फिर इसे बोलते हैं बेटा फ्लोराइट टाइप स्ट्रक्चर। क्या कहा, CaF2 टाइप या फ्लोराइट टाइप स्ट्रक्चर। देखते हैं बच्चों कैसे होती है, क्या होती है। ओके बच्चों देखो, इसमें जो कुछ पॉइंट्स है वो हमारे काम आएंगे, तो हमें बार बार ये अलग से लिखने की या बार बार क्या रिपीट करने की जरूरत नहीं है। कैसे होता है बेटा, क्या होता है, देखते हैं बच्चों क्या करना है हमें। जो जो पॉइंट्स बार बार वापस हमें यूज होंगे उसमें हमें टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको ऐसा कैसा छोड़ रहा हूँ। ओके चलो समझेंगे जरूर ये कैसे होता है, क्या होता है, समझते हैं बेटा। पहली बात तो CaF2 बच्चे को आइडिया होना चाहिए, इसके आयन कौन से हैं। अरे इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं बेटा, इसे ब्रेक करते हैं, ध्यान है ना, Ca+2 और F2F-, याद है ना। ये ब्रेक कैसे होगा, Ca+2 और 2F-, यानी इसके आयन कौन से हो गए, Ca+2 और F-। तो देखो बेटा क्या कहेंगे, इसमें जो क्या होता है Ca+2 ये तो क्या होगा, FCC में होता है बेटा। मैंने क्या कहा, Ca+2 कहाँ होगा, FCC में होता है। और जो F- है, F- कहाँ होगा, OLTV। मैंने क्या कहा, F- कहाँ होगा, OLTV। ठीक है, FCC या CCP अपन बोल सकते हैं, OLTV। बच्चों देखो मैंने क्या कहा था,
मैक्सिमम बच्चे के दिमाग में है सर आपने कहा Ca+2 FCC में होगा, F- TB में होगा, इसका मतलब सर यहाँ पर कैटायन वाला क्या होगा, क्लोज पैक्ड होगा, और जो एनायन है यानी नेगेटिव है वो वॉइड में होगा क्या, बिल्कुल बेटा होगा। आपको याद है तो हमने क्या कहा था, मैक्सिमम केसेस में तो क्या होता है, जो नेगेटिव वाला होता है वो क्लोज पैक्ड होता है, पॉजिटिव वाला आयन यानी कैटायन क्या होता है, वॉइड में होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये वाला एक्सेप्शन है बेटा, आ गया समझ में। मैंने क्या कहा था, कुछ एक्सेप्शन हमारे बीच में आएंगे, वो अपन डिस्कस करेंगे। यही वाला है क्या, यानी कैटायन वाला यानी Ca+2 तो क्या होता है, FCC में होगा, FCC या CCP में होगा, और F- क्या होता है, सभी टीवी में होगा। क्लियर। और मैंने क्या कहा था, फॉर्मूला बेटा उसी बेसिस पे लिखा जाता है। कैसे, अगर Ca+2 FCC में है, इसका मतलब Ca+2 का नंबर कितना हो गया, 4। अरे FCC में होने का मतलब क्या है, FCC में जहां जहां एटम होता है वहां पर Ca+2 होगा। बात समझ में आई। और FCC में एटम जहां जहां होता है तो FCC के लिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है बच्चों, 4 आता है। तो Ca+2 का नंबर भी क्या होगा, 4 ही होगा। क्लियर, ठीक है। Ca+2 का नंबर 4 आ जाए, और हमें पता है ये सभी टीवी में है, सभी टीवी में है, तो हमें पता है टोटल टीवी क्या होती है, अरे नंबर ऑफ एटम की डबल होती है, नहीं होती, टीवी इक्वल टू 2Z, याद है ना। तो देखो नंबर ऑफ एटम इसका अगर 4 आ रहा है तो ये सभी टीवी में होगा, तो इसका नंबर क्या आएगा, इसका डबल कर दो, यानी ये 4 तो ये 8 है, 4:8 यानी 1:2। देख सकते हो बेटा फॉर्मूला भी ऐसे लिखता है, ये 1 और ये 2। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो आयंस के जो नंबर का रेशियो होता है उसी के बेसिस पे फॉर्मूला लिखा जाता है बच्चों। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। अगर अपन बनाए तो इसकी स्ट्रक्चर में अपन क्या कह सकते हैं, FCC की स्ट्रक्चर बना लो। ये लो बच्चों बना ली स्ट्रक्चर। आप भी क्या याद रखोगे, ये लो अपन ने FCC की स्ट्रक्चर बना ली। अब हमें पता है एटम कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों, देखो एक तो FCC में है तो कोई दिक्कत नहीं है, FCC में जहाँ जहाँ एटम है वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। Ca+2 को रिप्रेजेंट कर दो, ये अपन डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटम्स को। FCC में हमें पता है कॉर्नर पर, और कॉर्नर के अलावा कहाँ पर बच्चों, फेस सेंटर पर। तो ये लोग फेस सेंटर पर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे बनाए, समझ में आ गया। क्लियर। ये जो फेस सेंटर वाले एटम है ये तो किसको डिनोट कर रहे हैं बेटा, Ca+2 को। क्लियर, ठीक है, Ca+2 आयंस को। अब F- कहाँ बनता है, सभी टीवी। तो बच्चे को पता ही होना चाहिए कि टीवी कहाँ बनती है, टीवी बनती है बॉडी डायगोनल पर। एक एक चीज हमने डिस्कस की है, और सभी टीवी में है तो हमें पता है एक बॉडी डायगोनल पे 2 टीवी बनेगी, तो दोनों टीवी में कौन प्रेजेंट होगा बेटा, यहाँ पर F- आयन। यस और नो, बात समझ में आ गई। क्लियर। बस अब अपन पॉइंट टू पॉइंट देख सकते हैं। क्या, ज्योमेट्री देखो बेटा कौन सी है, ज्योमेट्री हो गई FCC, और वॉइड कौन सी हो गई, टीवी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, हमारे पास 2 टाइप के आयन है, एक तो क्या हो गया, Ca+2 हो गया, एक क्या हो गया, F- हो गया। हमें पता है क्लोज पैक्ड कौन है, Ca+2 का नंबर कितना होगा बेटा, 4 हो जाएगा। और F- सभी टीवी में है तो नंबर ऑफ एटम 4 है, तो टोटल टीवी इसकी डबल होगी, कितना हो गया, ये 8 हो गया। समझ में आ गया। लेकिन यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम किससे डिसाइड करेंगे, जो क्लोज पैक्ड होगा उसकी वजह से। तो क्या करेंगे, इसका नंबर 4 है तो नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल भी 4 ही होगा। समझ में आ गया। क्लियर, ठीक है बेटा। अगर नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, देखो आयंस का नंबर का रेशियो कितना आ रहा है, 4:8। तो ये बताओ इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा, 8:4। यस और नो। अरे सीधी सी बात है, अगर Ca+2 का नंबर 4 है तो 4 Ca+2 F- को कवर करेंगे, और जितने Ca+2 F- को कवर करेंगे वही तो क्या होगा, F- का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 4 हो गया। F- का नंबर 8 है तो 8 Ca+2 को कवर करेंगे तो वही तो क्या होगा, Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 8 हो गया। समझ में आ गया। ये रेशियो, ये मतलब क्या है, पहली डिजिट पहले का कोऑर्डिनेशन नंबर और दूसरी डिजिट दूसरे का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। और दोनों आयन के लिए अलग अलग लिखे हैं तो हमें पता पहली जो डिजिट है वो पहले आयन के लिए है और दूसरी डिजिट दूसरे आयन के लिए। और एग्जाम में क्वेश्चन कभी टिपिकल नहीं आता, बस छोटी छोटी चीजें पूछी जाती है, लेकिन बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बार बार रिवाइज करना होना चाहिए ताकि पता चले ये तो मैंने देखा हुआ है, ऐसा बराबर ये होता है, सिली मिस्टेक ना हो। और बस यही लल्लू सा क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2016। आ गया समझ में क्या, कि कोऑर्डिनेशन नंबर CF2 टाइप स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 4:4, 8:8, 4:8, 8:4। एक ऑप्शन टिक लगाना था, लेकिन सही पर टिक लगाना था बच्चों। क्लियर, ठीक है। इंटर आयनिक डिस्टेंस की बात करें, बस
बच्चे को ये कॉन्सेप्ट ध्यान है, सारे क्वेश्चन के आंसर आ सकते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप। कैसे, हमें क्या बोल रहा है, इंटर आयनिक डिस्टेंस, दो आयंस के बीच के अपोजिट की डिस्टेंस क्या करेंगे अपोजिट आयन के, हमें पता है Ca+2 कॉर्नर पर है, F माने टीवी में होगा तो टीवी की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होती है, बॉडी डायगोनल की 1/4, अरे याद है ना हाफ की हाफ, तो क्या करेंगे पूरा बॉडी डायगोनल √3 है, उसका 1/4 यानी कितना √3a/4। समझ में आ गया, क्लियर, ये इसके पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन हो गए बेटा, क्लियर, ठीक है। फटाफट बताओ, कोई दिक्कत हो तो स्क्रीनशॉट लो। चलो पीछे वाले में एक बच्ची का डाउट आया, प्रेम का अबाउट क्लियर हो गया सर, अब डाउट क्लियर हो गया। आपको दिक्कत बेटा, अरे Zn+2 कहाँ होता है बेटा, हाफ टीवी में होता है। जैसे अपन ने क्या कहा था, Zn+2 की बात की, Zn+2 और S-2, तो Zn स्ट्रक्चर में क्या होता है, S-2 तो FCC में होगा, क्लियर, यानी S-2 FCC में होगा तो FCC में नंबर ऑफ एटम कितने 4, तो वही S-2 का नंबर होगा 4 हो गया। Zn+2 कहाँ होता है बेटा, टीवी में होता है, अगर सभी टीवी में होता है तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम 4 है तो उसका डबल कर दो 8 हो जाता, लेकिन हमें पता है क्या लिखा था हाफ टीवी, मैंने क्या कहा था अल्टरनेट टीवी बोले तो हाफ ऑफ टोटल वॉइड्स है, यानी क्या करेंगे टोटल जितनी होनी चाहिए उसका हाफ कर दो, टोटल टीवी 8 होती है 8 होती है, उसका हाफ कर दे कितना हो जाएगा 4, वही क्या होगा Zn+2 का नंबर होगा बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। इसने क्या बोला, Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है और वॉइड का नंबर 8 होता है, तो अगले ने अल्टरनेट बोला है ना 8 का हाफ हो जाएगा, बिल्कुल बेटा हो जाएगा बिल्कुल। अरे यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है बेटा, चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, यस और नो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। ये अपनी नंबर 4 स्ट्रक्चर है। मैंने क्या कहा था, अलग से इनको बच्चा रटता है और बच्चा वहीं पर गलती कर जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन रटने की जरूरत तो है ही नहीं बेटा। अगर रटना ही पड़ा तो फिर हमारा क्या काम है बच्चों, आपको पढ़ाने का समझाने का, ओके ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, बस जैसे पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। नंबर 5 पर आते हैं बच्चों, Na2O, क्या कहा Na2O टाइप, इसे बोलते हैं बच्चों एंटी फ्लोराइड, क्या कहा एंटी फ्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना, फ्लोराइड टाइप, प्रति फ्लोराइड टाइप, ओके एंटी फ्लोराइड, नाम से पता चल रहा है अभी जो स्ट्रक्चर थी उसका हमें क्या कर देना है, एंटी यानी अपोजिट कर देना है। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ऐसे बेटा समझते जाना क्या करना है हमें। देखो बेटा इसमें क्या लिखेंगे, एक बात तो श्योर है, इसमें देखो Na2O, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो तो हमें पता है आयंस कौन से बनेंगे, 2Na+O-2, यस और नो। अरे खुद की डिजिट खुद से पहले दूसरे की डिजिट पावर में ध्यान है ना, सोडियम के 2 एटम है तो 2 आयन बना दो 2Na, और ऑक्सीजन का 1 एटम है तो 1 आयन बनेगा O, ठीक है, पहले वाला पॉजिटिव दूसरे वाला नेगेटिव, और डिजिट को क्रॉस कर दो, यहाँ 1 है तो ये इसके पावर में, ये 2 है तो ये इसके पावर में, तो 2Na+1 और O-2, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या, यहाँ 2 आयन कौन से हो गए बेटा, Na+ और O-2, तो इसमें क्या होता है, जो O-2 होगा वो तो FCC या CCP में होता है, और दूसरा जो आयन है Na+ वो क्या होगा, ऑल टीवी में होगा। मैंने क्या कहा, सभी टीवी में होगा, देख सकते हो फॉर्मूला उसी रेशियो में लिखा जाता है। कैसे बेटा, अगर O-2 ये क्या है FCC में है तो इसका नंबर 4 हो गया, क्लियर, FCC में जितना नंबर ऑफ एटम होता है वही इसका नंबर हो गया 4 हो गया। Na+ हमें पता सभी टीवी में है तो टोटल टीवी हमें पता है नंबर ऑफ एटम की डबल होती है नहीं होती, 2Z के बराबर, याद है ना, तो क्या लिखेंगे, ये 4 तो ये कितना हो गया 8, दोनों के आयन के नंबर का रेशियो ये 8, तो ये हमें पता बेटा कितना 4, 8:4 यानी 2:1, तो देखो फॉर्मूला भी 2 और 1 की टर्म में है, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है बेटा। तो अपन 1 by 1 क्या कहेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्लोज पैक में कौन है बेटा, क्लोज पैक्ड O-2, तो इसको मैं जब डॉट से रिप्रेजेंट किया ये O-2 हो गया, तो टीवी में कौन हो गया बेटा अपना Na+ हो गया, यस और नो, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बात करें ज्योमेट्री नो डाउट FCC, ठीक है बेटा, FCC या CCP अपन बोल दे, और इसकी बात की वॉइड कौन सी है, टेट्राहेड्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, 2 टाइप के आयन है, एक है Na+, दूसरा है O-2, क्लोज पैक्ड कौन है बच्चों, O-2, इसका नंबर कितना है 4, और हमें पता है इसका नंबर कितना है Na का, सभी टीवी में है तो 8, नंबर ऑफ एटम सर कितना होगा 8 होगा, 4 होगा
या दोनों का सम 12 होगा? कुछ भी नहीं होगा। एक ही चीज ध्यान रखनी है, सर ने क्या कहा था, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल कैसे डिसाइड करना है, क्लोज पैक्ड वाले से। क्लोज पैक्ड कौन है, O-2, इसका नंबर 4, तो यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम भी कितना बताना है, 4 ही बताना है। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछे तो क्या करेंगे, आयन के नंबर का रेशियो कितना है, 8:4, तो मैंने क्या कहा था, रेशियो ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर विल अपोजिट ऑफ नंबर ऑफ आयन, सीधा टिक लगाना हो। कॉन्सेप्ट के चक्कर में टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ये इतना है तो इतना कवर करेगा, ये इतना है तो ये इतना कवर करेगा। शॉर्ट एंड स्वीट में वहां तो हमें वही बात है, मिनी सेकंडों में आंसर देना बेटा, देखते दिमाग में क्लिक करना चाहिए ये कैसे होगा। आयन का रेशियो 8:4, उल्टा कर दो बेटा, ये क्या हो जाएगा 4:8, काम खत्म, यस और नो, क्लियर, ठीक है। तो क्या करेंगे, Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर बोले 4 और क्या दूसरा कौन है O-2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोले कितना 8, क्लियर। और इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या होगी ये पता ही है, हमें पता है O-2 यहाँ पर होगा, Na+ यहाँ पर होगा, और हमें पता टीवी की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी, √3a/4, तो यही अपना इंटरआयनिक डिस्टेंस आ गया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। नोट करो फटाफट, नोट करो फटाफट। चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत, अरे कर लिए बेटा, चलो बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो नॉर्मली बेटा अपन बात करें, अपने 5 टाइप की स्ट्रक्चर डिस्कस की है, NaCl टाइप, CaCl टाइप, ZnH टाइप, CF2 टाइप, Na2O टाइप, ओके। नॉर्मली टीचर यहीं तक बताते हैं कि ये 5 टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसमें ये होता है, उसमें ये होता है। अब देखो इसके साइड में जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमने लिखे, मैंने कहा था अपने आप में क्वेश्चन है एक, क्या ऐसे रटोगे कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन स्ट्रक्चर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग करोगे तो बहुत ईजी है, क्लियर, ठीक है बेटा। तो नॉर्मली मैंने क्या कहा था, ये 5 स्ट्रक्चर ये तो हर कोई टीचर बताता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर और बताता हूँ बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इस पर ध्यान रखना, ओके। कैसे, नंबर 6 स्ट्रक्चर कौन सी है, Ab2O4 टाइप, क्या कहा, Ab2O4 टाइप, या इसे बोलते हैं स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर, Ab2O4 टाइप स्ट्रक्चर या स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर। बच्चा कहेगा सर ये क्या हो गया, बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए क्या कि सर अभी जो हमने 5 स्ट्रक्चर डिस्कस की थी कौन कौन सी थी, NaCl, CaCl, ZnH, CF2, Na2O, सर ये जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी ये तो हमें पता रियल कंपाउंड्स होते हैं। NaCl हमने देखा हुआ सुना हुआ है, ZnH देखा हुआ है, CaCl देखा हुआ है, और क्या CF2, Na2O, ये कंपाउंड बार बार हमारे यूज होते हैं। तो सर वो जो स्ट्रक्चर्स अपने पढ़ी है वो तो नो डाउट रियल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन सर ये कौन सा कंपाउंड लॉन्च हो गया, Ab2O4, सर ऐसा कोई कंपाउंड देखा ही नहीं, बिल्कुल बेटा
ये एक्चुअल में कोई रियल कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है, एक प्रतीक है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है उसमें हमने देखा है एक केटायन होता है, एक एनायन होता है, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यस और नो। लेकिन इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी, मैंने क्या कहा, इस टाइप की स्ट्रक्चर। बच्चा कहेगा सर इस टाइप की स्ट्रक्चर में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? बिल्कुल बेटा, इनके एग्जाम्पल भी लिख के बताऊंगा। ओके, तो क्या कहा, इस टाइप की जो स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो टाइप के पॉजिटिव यानी दो टाइप के केटायन होते हैं। बेटा मैंने क्या कहा, दो टाइप के केटायन होते हैं। तो क्या कहेंगे, टू टाइप्स केटायन। क्या कहेंगे, टू टाइप्स केटायन, टू टाइप्स केटायंस, टू टाइप्स केटायन। और बच्चा कहेगा सर इनमें डिफरेंस क्या है? तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, विच हैव, क्या कहा, विच हैव डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने क्या कहा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। बेटा मैंने क्या कहा, इस स्ट्रक्चर की सबसे खास बात क्या है, इस टाइप की स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो टाइप के केटायन होते हैं। कितने होते हैं बच्चों, दो टाइप के केटायन होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, डिफरेंट होगी। बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, याद होगा बच्चों, रेडक्स में मैंने डिटेल से बताया क्या, सिंगल एटम का चार्ज क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बात समझ में आ गई, क्लियर? ठीक है, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, जो दो टाइप के केटायन होते हैं, दो टाइप के जो पॉजिटिव आयन होंगे, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट कैसे होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, यहाँ जो A प्लस की फॉर्म में, A की फॉर्म में होता है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +2, एंड जो B की फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3 होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, एक नेगेटिव होता है। क्या होता है बेटा, एक तो नेगेटिव यानी एनायन होगा O-2 की फॉर्म में, और दो केटायन होते हैं। कौन कौन से दो केटायन, कौन कौन से हैं, A+2 और B+3, यानी A और B दो केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। कैसे होगा, A की जगह जो होगा उस पर हमेशा चार्ज +2 ही आएगा, B की जगह जो होगा उस पर चार्ज कितना आएगा, +3 आएगा। बेटा क्लियर? ठीक है, अब बात करें एटम की। हमें पता है कौन सा एटम कहाँ होता है, ये तो पता होना ही चाहिए। तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो O-2 होता है वो तो क्या होता है, FCC में होगा। क्या कहा, O-2 कहाँ होगा बेटा, FCC में। ठीक है, और जो A+2 है, A+2 है वो कहाँ होगा, 1/8 TV में होता है। मैंने क्या कहा, 1/8 TV, सभी टीवी में ना होकर कितना होता है बेटा, 1/8 TV में होगा। क्लियर? ठीक है, और जो B+3 की फॉर्म में होता है बच्चों, वो कहाँ होता है, 1/2 OV में होता है, यानी सभी OV में ना होकर किस में होता है बच्चों, 1/2 यानी आधी OV में होता है। ओके, अब देखना बच्चों इसका फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है, इजी वे में समझना। O-2 कहाँ है, FCC, इसका मतलब FCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4, तो O-2 का नंबर भी 4, कोई दिक्कत नहीं है, 4 लिख दिया। क्लियर? A+2 कहाँ होता है, 1/8 TV, सभी टीवी में ना होकर उसका 1/8 पार्ट। अगर सभी टीवी में होता नंबर ऑफ एटम 4, तो टोटल टीवी कितनी 8, उसका 1/8 पार्ट, यानी 8 1/8 कितना हो गया, उसका 1/8 पार्ट 1 हो गया। तो एक का नंबर देखो 1 हो गया बच्चों। क्लियर? ठीक है, B+3 अगर सभी OV में होता तो नंबर ऑफ एटम 4 है, तो OV का नंबर भी 4, लेकिन हाफ OV में है, हाफ OV में है, इसका मतलब क्या हो गया, 4 का हाफ कितना हो गया, 2, तो इसका नंबर देखो बेटा कितना 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा, अब इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो आपने क्या कहा बच्चों, देखो यानी 3 टाइप के आयन हमें इसकी स्ट्रक्चर में बनाने हैं। क्या कहा बेटा, 3 टाइप के आयन अपन बनाएं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले FCC की यूनिट सेल बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बच्चों, अपन FCC की यूनिट सेल बना रहे हैं समझने के लिए। ये FCC की यूनिट सेल बना ली। ओके, अब हमें पता है FCC अगर बोला है तो FCC में जहाँ जहाँ एटम है वहाँ पर एटम बना दो। ये लो बच्चों, FCC में कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पर होंगे, ये कॉर्नर पर बना दिए। क्लियर? ठीक है, ये कॉर्नर वाले एटम, और हमें पता है इसके अलावा कहाँ होते हैं, फेस सेंटर, तो फेस सेंटर पर बना दो बच्चों। ये लो फेस सेंटर, कौन सा एटम कैसे बनाया ये तो बेसिक आइडिया होगा। तो ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉर्नर और फेस सेंटर, O-2 को, यस और नो? अब हमें पता है बच्चों एटम और कहाँ पर होंगे, एटम हमें पता है टीवी है, टीवी में अगर है तो टीवी में बच्चों कैसे, टीवी बॉडी डायगोनल पर बनती है, तो बच्चों क्या हो गया, ये बॉडी डायगोनल हो गया, इस पर टीवी बना दी। और हमें पता है इस पर मैं किसको बना रहा हूँ, A+2, क्योंकि हमें पता है A+2 कहाँ है,
टीवी में होता है। क्लियर? हाँ, सभी टीवी में नहीं होता, लेकिन 1/8 टीवी में होता। इनमें से कोई सी भी टीवी में हो सकता है। क्लियर? ठीक है। B+3 कहाँ होता है? ओवी। एक एक चीज हमें ध्यान है, ओवी कहाँ बनती है? बॉडी सेंटर और एज सेंटर। यस और नो? तो ये लो बेटा बॉडी सेंटर और ये लो एज सेंटर। ओके, सभी पर बना के बच्चों टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंबल बना रहा हूं। ये हो गया B+3। समझ में आ गया? ये 3 टाइप के आयन है बच्चों, तीनों को मैंने अलग अलग सिंबल से डिनोट किया समझने के लिए। कैसे? जो O-2 था इसको मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, A+2 है इसको मैंने होल से रिप्रेजेंट किया है, और जो B+3 है इसको मैंने क्या किया? क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, ताकि आप इजीली समझ सको कौन सा आयन किसको डिनोट कर रहा है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। अब इस पे 1 बाय 1 क्वेश्चन अगर पूछे, सबसे पहले हमें पूछे ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री इसमें कौन सी होती है? FCC। क्लियर? ठीक है बेटा। एक हमें बोले वॉइड्स, यानी वॉइड्स कौन सी होगी, तो क्या कहेंगे? बोथ टीवी एंड ओवी, बोथ टीवी एंड ओवी। ये ध्यान रखना बेटा, वॉइड इसमें कौन सी होती है? दोनों ही होती है, टीवी भी है और ओवी भी है। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या पूछेगा? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। क्या कहा? नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना होगा? तो सबसे पहले बेटा आयन डिसाइड कर लो। कैसे? हमारे पास कौन कौन से आयन है? एक तो है बच्चों A+2 आयन। क्लियर? एक हमारे पास क्या है? B+3 आयन। एक हमारे पास क्या है बच्चों? O-2 आयन। यस और नो? O-2 तो FCC में, तो इसका नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर? ठीक है। A+2 कहाँ है? टीवी में है। नंबर ऑफ एटम अगर 4 है तो हमें पता है बच्चों टीवी कितना होगा? 8 है, लेकिन सभी टीवी में है क्या? नहीं, 1/8 में है। तो 8 का 1/8 पार्ट कितना होगा बच्चों? 1। यस और नो? क्लियर? ठीक है। B+3 हमें पता है, अगर नंबर ऑफ एटम अगर 4 है तो क्या होगा? OV में है तो OV का नंबर भी 4, तो टोटल में होता तो 4 होता, लेकिन सभी OV में है क्या? 1/2 OV। 1/2 OV, तो इसका हाफ कर दो, कितना हो गया बेटा? 2 हो गया। यस और नो? क्लियर? ये हमें पता ही है। 3 टाइप के आयन का नंबर आ गया। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। लेकिन यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम अगर पूछे तो किसके बेसिस पे बताना है? क्लोज पैक्ड वाला। और क्लोज पैक्ड वाला कौन है? O-2, तो इसका नंबर कितना होगा? 4 होगा बेटा। क्लियर? और फॉर्मूला भी देख सकते हो आप, 1 to 4। समझ में आ गया? 1 to 4 के रेशियो में इनका फॉर्मूला आता है। क्लियर? ठीक है बेटा। एक एग्जाम्पल और इन पर आता है। क्या एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ध्यान रखना, एक तो होता है बेटा फेराइट। मैंने क्या कहा? फेराइट है। फेराइट टाइप का कंपाउंड इसमें 2 आते हैं। एक तो जैसे आता है MgFe2O4, एक आता है बेटा ZnFe2O4। ये 2 कंपाउंड होते हैं। ओके, इसमें जो Mg होता है वो क्या होगा? +2 की फॉर्म में, और F क्या होता है? Fe+3 की फॉर्म में, और ये आपको पता ही है ऑक्सीजन है -2 की फॉर्म में होता है। क्लियर? ठीक है। Zn वाले में हमें पता जिंक पर क्या आता है? +2, और ये Fe पर क्या आता है? +3, और ऑक्सीजन पर -2 होता ही है बेटा। क्लियर? ठीक है। एक इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों मैग्नेटाइट। क्या कहा? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। एक्चुअल में ये कैसे होता है? इस फॉर्म में होता है, FeFe2O4 इस फॉर्म में है। तो पहला जो Fe है वो क्या होता है? +2 में, ये +3 में, और ये -2 में होता ही होता है बच्चों। तो ये इसके एग्जाम्पल है। बच्चा कहेगा सर इंटर आयनिक डिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये इसके लिए कैसे करेंगे? ये इसके लिए नहीं पूछेगा, ध्यान रखना बच्चों। क्लियर? किस टाइप की स्ट्रक्चर है, कौन सा आयन कहाँ होता है, किसका नंबर क्या होता है, वॉइड कौन सी होती है, इसके एग्जाम्पल कौन से, इसके एग्जाम्पल पर क्वेश्चन आया था, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए ये बेसिक होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है। क्लियर? तो ये अपने बात की Ab2O4 टाइप की स्ट्रक्चर की। बेटा समझ में आ गया? क्लियर? कोई दिक्कत है तो बोलो, फट जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट लो, और कोई दिक्कत है तो बोलो।
कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी? करीना, फैसल, सोहेल, प्रेक्षा, प्रेम, शाहरुख, कोई भी दिक्कत बेटा? चलो, तो ये अपने बात की है बेटा अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर की, कैसे हमें करना है और कैसे ध्यान रखना है। ओके, चलो तो ध्यान रखना बच्चों, एक एक स्ट्रक्चर का एक एक पॉइंट मैंने बताया है अच्छे से एक्सप्लेन करके, और ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है तो जिनका खासकर हमें ध्यान रखना है, वरना गलती करवाते हुए टाइम नहीं लेगा ज़्यादा। ओके, छोटी सी गलती से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये कैसे करना है, सीधा टिक लगाना, लेकिन सही पर टिक लगाना है बच्चों। क्लियर? चलो बेटा देखो कैसे करना है, क्या करना। एक चीज़ और ध्यान रखना, कैसे नोट लगा के एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ जो हमें खास करके ध्यान रखना है। ओके, जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, हमें भी मेंटली प्रिपेयर रहना है, आ सकता है। ओके, कैसे बेटा? देखो आपको याद है बच्चों, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, एक बात तो श्योर है, यहाँ पर हर टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है या नहीं है बच्चों। कैसे? NaCl का हमने देखा 6:6, याद है ना समन्वय संख्या। CaCl का 8:8, या फिर क्या ZnS का 4:4, या फिर CF2 का क्या देखा अपने बेटा, अरे 8:4, और फिर Na2 का क्या देखा 4:8। यस और नो? हर स्ट्रक्चर का हमने कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जो फिक्स है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर से कोरिलेट करता है, नहीं करता? करता है बच्चों। आपको याद है चैप्टर का जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर, उसमें मैंने बताया था टेम्परेचर प्रेशर में चेंज होने से कोऑर्डिनेशन नंबर में चेंज होता है। यस और नो? और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है तो हमें पता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज होगी या नहीं होगी? होगी बच्चों। क्यों? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ही चेंज हो गया, हर स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है बेटा। क्लियर? ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर अगर अपन क्या करेंगे, इफ टी अगर चेंज, मैंने क्या कहा, टेम्परेचर अगर चेंज होता है, टेम्परेचर में अगर चेंजेस होगा तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा, चेंज होगा बेटा। यस और नो? कोऑर्डिनेशन नंबर भी अगर चेंज होगा तो अपन क्या कहेंगे, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं, अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो भी क्या होगी, चेंज होगी बेटा। यस और नो? क्या कहा, टेम्परेचर में अगर चेंज होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी चेंज होगा, और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर में भी चेंज हो गया तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे? तो आपको याद है बेटा अपन ने कहा था टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो और प्रेशर क्या हो, डिक्रीज हो, टेम्परेचर इंक्रीज होना, प्रेशर डिक्रीज होना, ये कंडीशन किसके लिए होती है, एटम्स के पास आने के लिए, दूर जाने के लिए, दूर जाने के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड ब्रेक होंगे, प्रेशर भी डिक्रीज होगा तो इजीली दूर जा सकता है, और एटम अगर दूर जाएंगे तो सीधी सी बात है कांटेक्ट में रहने की टेंडेंसी कम होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिक्रीज होगा। क्लियर? या फिर अपन क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो और प्रेशर अगर इंक्रीज हो तो हमें पता है ये कंडीशन किसके लिए हेल्पफुल है बेटा, एटम के पास आने के लिए, पास आने के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ये पॉइंट तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। ओके, अब देखो जो जेई में क्वेश्चन आया हुआ था बेटा, क्या जेई में पूछा हुआ है ये, क्या एक एग्जाम्पल ये है, जैसे NaCl है। ओके, NaCl है, उसके लिए अपन पूछे इसको कन्वर्ट किस में करना है, CaCl, या अपोजिट भी पूछ सकता है। जैसे जरूरी नहीं कि जेई में ये पूछे तो यही अपन बताए, यही हम ध्यान रखें, इसका अपोजिट भी ध्यान रख सकते हैं। क्या क्वेश्चन क्या था, NaCl को CaCl यानी NaCl टाइप स्ट्रक्चर को CaCl टाइप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने के लिए कंडीशन क्या होगी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। तो मैंने क्या कहा, हाई लो हाई लो हाई लो करके कंफ्यूज कर देगा। अब बच्चा सोचे सर कैसे करें, कैसे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए, कैसे क्या करना है, तो कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो टिक लगा सकता है अच्छे समझ के। कैसे, आपको कुछ भी फॉर्मूला वगैरह अप्लाई नहीं करना है, बस आपको सीधा टिक लगाना है कि इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, डेरिवेशन या फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कैसे करना है बच्चे को ध्यान होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है NaCl का, 6:6, यस और नो, और CaCl का कितना होता है, 8:8, यस और नो होता है बच्चों। इसका मतलब ये एरो समझ रहे हो ना, इधर से इधर जा रहा है, देखो बेटा, तो NaCl से CaCl का फॉर्मेशन होगा, और इधर से इधर आए तो CaCl से NaCl का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब अगर मुझे NaCl से CaCl में कन्वर्ट करना है तो मुझे 6:6 से 8:8 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो। इसका मतलब अगर NaCl से CaCl की तरफ ट्रांसफर हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करने के लिए कंडीशन क्या होगी बेटा,
लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यस और नो, काम खत्म। और अगर मुझे CaCl से NaCl में कन्वर्ट करना है तो मुझे 8 कोऑर्डिनेशन नंबर से किस में आना पड़ेगा, 6 में आना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करने के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, काम खत्म। ये क्वेश्चन था बच्चों। ओके, कैसे करना है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन क्या होनी चाहिए, अलग से रटने की जरूरत नहीं है बेटा। समझ में आ गया, क्लियर। स्क्रीनशॉट लो बेटा, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल कैसे हुआ समझ में तो आया ना। चलो बेटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो, एक तो हमें ये ध्यान रखना है बच्चों, कैसे करना है, क्या करना है बेटा, क्लियर। चलो बेटा, आगे बात करते हैं। एक चीज आपसे और डिस्कस करता हूं, क्या, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, हीरे की संरचना। किसी के घर में नाम हो बेटा, पापा का, दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, बोलते ना हीरा, ठीक है, तो जी लगा लेना बेटा। हीरा जी की स्ट्रक्चर, हीरा जी की संरचना। बुरा मत मान जाना कि सर ने मेरे पापा को, नाना को, नानी को, दादी को हीरा कैसे बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, हीरा जी लगा लेना बेटा वो, ठीक है। तो क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। बच्चों देखो, आपको याद है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर के लिए तो बेसिक मैंने शुरू में बताया था, लेकिन डायमंड वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना कैसे करना है, क्या करना। तो सबसे पहले बेसिकली मैं बात करूं, बच्चा कहेगा सर यहाँ क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी है उस पर बेस्ड है, यानी उस पर आधारित है, उसी के अकॉर्डिंग है। तो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ी है अलग अलग टाइप की, तो मैं खाली ये बोलूँगा डायमंड की स्ट्रक्चर उस टाइप की होती है। तो देखते ही बच्चे के दिमाग में है, सर ने कहा उस टाइप की होती है, उसकी कैसे होती है, वैसे ही डायमंड की होती है। आ गया समझ में, कैसे होती है बेटा, समझना। देखो, सबसे पहले डायमंड की अगर अपन बात करें तो इसमें क्या होता है, कार्बन एटम जो होते हैं, कार्बन एटम कैसे होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं बच्चों। अरे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर होता है तो हमें पता है इसकी शेप कैसे होती है, टेट्राहेड्रल, यस और नो। अरे कैसे होती है बेटा, टेट्राहेड्रल शेप्ड होता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है बच्चों, क्यों, कार्बन एटम कैसे होते हैं डायमंड में, sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से शेप कैसे होती है, टेट्राहेड्रल होती है। ओके, कैसे होती है बेटा, समझ सकते हो। जैसे मान लो ये कार्बन एटम है, तो कार्बन एटम क्या करता है, इस टाइप से 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें पता है कार्बन एटम की अगर अपन बात करें तो कार्बन की वैलेंस, अरे डायमंड कार्बन की फॉर्म है, ये तो ध्यान है ना, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, बेटा ये तीनों किसके एलोट्रोप्स है, किसके अपर रूप है, कार्बन के ही अपर रूप है। क्लियर। तो डायमंड में सबसे पहले क्या होता है, कार्बन एटम क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हमें पता है नॉन प्लेनर होता है, और शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल शेप होती है, चतुष्फलकीय संरचना होती है। क्लियर, ठीक है बेटा। कैसे, हमें पता है सभी के कॉर्नर को अगर मिला दे तो स्क्वायर नहीं बनता, टेट्राहेड्रल बनता है, क्योंकि अलग अलग प्लेन में होते हैं। क्लियर, ठीक है बेटा। अब हमें इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो क्या होता है, नॉर्मली एक ही चीज लिखाई जाती है, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर। ग्रेफाइट की अपन ने बात की थी, तो अपन ने क्या कहा था, ग्रेफाइट में क्या होता है, हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, sp2 संकरण होता है। इसका मतलब sp2, एक s, 2p, 3 बॉन्ड बन गए, जबकि इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, इसका मतलब 3 तो बॉन्ड बन गए। ग्रेफाइट की बात करूं, sp2 होता है, एक s, 2p, कोई दिक्कत नहीं, 3 बॉन्ड बन गए, तो एक चौथा फ्री है या नहीं है, है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांसफर हो सकता है, इस वजह से वो कंडक्टर होता है। लेकिन डायमंड की अपन बात करें, बच्चा कहेगा सर ये ड्राइवर होता है क्या, नहीं बेटा, ड्राइवर नहीं होता, नॉन कंडक्टर होता। कंडक्टर नहीं होता लेकिन ड्राइवर भी नहीं होता, ध्यान रखना बेटा। कैसे, हमें पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, या हर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, sp3, वैसे देख सकते हो, एक s, 3p, 4 बॉन्ड बन
बन रहे हैं 1 2 3 4। इसका मतलब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 के 4 क्या हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं, और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ रहे हैं। बेटा ये बताओ, तो ये बताओ करंट फ्लो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। करंट फ्लो नहीं कर सकता तो ये कंडक्टर होगा क्या? नहीं, ये ड्राइवर यानी नॉन कंडक्टर होगा बेटा। ओके, तो क्या लिखेंगे डायमंड के लिए? क्या लिख सकते हैं? नॉन कंडक्टर। क्या कहा? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी क्या कहा? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, धारा का कुचालक। और इसका रीजन क्या है? ड्यू टू, क्या कहा? ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण। कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है क्या? नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन क्या? बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आ गए। क्लियर? ठीक है। एक इसके लिए क्या लिखेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या कहा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। ध्यान रखना, ये कोई नहीं लिखा था लेकिन ध्यान रखना इसका रीजन क्या है? ड्यू टू, रीजन जरूर ध्यान होना चाहिए। ड्यू टू वाइब्रेशनल, क्या कहा? ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। क्या कहा? ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। इसका रीजन क्या है बच्चों? एक्चुअल में ध्यान रखना, जो डायमंड होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए, धारा के लिए तो नॉन कंडक्टर कुचालक होता है, लेकिन उष्मा का, हीट का क्या होता है? अच्छा चालक होता है। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, इसका रीजन क्या समझना बेटा? जैसे आप इसे हीट देते हो तो हमें पता है, अरे हीट गेन करके हर कार्बन एटम एनर्जी गेन करता है, नहीं करता? करता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। ध्यान है ना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये हीट गेन करेगा, हीट गेन करेगा तो क्या होगा बच्चों? ये क्या कर सकता है? इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर किसी में काइनेटिक एनर्जी आ गई तो वो निचला रह सकता है क्या? नहीं। तो कार्बन एटम क्या करता है? वाइब्रेशन करने लगता है, और वाइब्रेशन करने लगता है तो ये वाइब्रेशन करके अपने आसपास वाले कार्बन एटम से कोलिजन करेगा, नहीं करेगा? यस और नो? अरे वाइब्रेशन से क्या होगा? अपने आसपास वाले आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले कार्बन एटम से कोलिजन करेगा। और फिजिक्स का रूल क्या है कि एक पार्टिकल अगर दूसरे पार्टिकल से कोलिजन करता है तो अपनी एनर्जी और हीट को दूसरे को ट्रांसफर करता है। यस और नो? इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अगर ये वाइब्रेशन करेगा तो अपनी हीट को क्या करेगा? दूसरे को ट्रांसफर करेगा, और दूसरे से तीसरे को करेगा। ऐसे करते करते क्या होगा? हीट का ट्रांसफर होता जाएगा बेटा। इसका रीजन क्या है? ड्यू टू वाइब्रेशनल मूवमेंट ऑफ कार्बन एटम। इस वजह से क्या होता है? हीट का ये अच्छा कंडक्टर, अच्छा चालक होता है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा, ये तो हुई बेसिक सी बात। लेकिन अब अपने पॉइंट पर आते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना, यानी इसकी शेप कैसे होती है बेटा? ध्यान रखना, ZNS, यानी क्या करेंगे? डायमंड की जो स्ट्रक्चर होती है ZNS टाइप और ZNS टाइप और जिंक ब्लेंड। ध्यान है ना बेटा, यानी इसे अपन ने क्या कहा था? ZNS टाइप और जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। क्या कहा? ZNS टाइप और जिंक ब्लेंड टाइप स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यानी डायमंड की, हीरे की संरचना कैसी होती है? ZNS टाइप स्ट्रक्चर होती है। बच्चा कहेगा सर कैसे? इसका मतलब क्या है? कार्बन एटम क्या होते हैं? FCC में होते ही होते हैं। अरे ZNS में क्या होता है? S-2 FCC में होता है, और Zn+2 क्या होता है? हाफ TV में होता है। इसमें ध्यान रखना, अलग से कोई दो आयन तो नहीं है। जैसे जिंक हमें पता है जिंक सल्फाइड यानी ZNS, जिंक ब्लेंड बोलते हैं, उसमें तो क्या होता है? दो टाइप के आयन होते हैं, Zn+2 और S-2। S-2 तो FCC में होता है, और Zn+2 कहाँ होता है? हाफ TV में होता है। हाँ, इसमें दो टाइप के आयन तो नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, ओनली कार्बन एटम ही होते हैं। लेकिन वो कार्बन एटम कैसे होते हैं? FCC में भी होते ही होते हैं, और क्या होते हैं? हाफ TV में भी होते हैं बेटा। यस और नो? मैंने क्या कहा? डायमंड की स्ट्रक्चर कैसे होती है? ZNS टाइप होती है। ZNS टाइप होती है मतलब क्या होता है? कार्बन एटम FCC में भी होते हैं और हाफ TV में भी होते हैं। बच्चों समझ में आ गया? क्लियर? ये ध्यान रखना। ओके, एक आपसे पूछे बेटा क्या? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आया हुआ है नीट 2013। जब फर्स्ट टाइम नीट हुई थी बेटा, उसमें ये पूछा था। पहले बच्चों AIPMT बोलते थे, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। 2013 में फर्स्ट टाइम नीट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्या? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या कहा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डायमंड यूनिट सेल। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन डायमंड यूनिट सेल
यानी हीरे की एकक कोशिका में कार्बन परमाणु की संख्या। ये कैसे होती है बच्चों, तो देखो कैसे डिसाइड करेंगे। कार्बन एटम, हमें पता है कार्बन एटम इसके डायमंड की यूनिट सेल में कहाँ कहाँ होता है, अरे फेस सेंटर यानी एफसीसी में होता है और हाफ टीवी में होता है। तो क्या करेंगे, एफसीसी में एटम कहाँ होता है, कॉर्नर पर होता है और फेस सेंटर पर होता है। एक एक चीज हमने पढ़ी है, याद है ना। कॉर्नर वाला एटम का कितना पार्ट होता है यूनिट सेल में, 1/8। टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8, तो मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, यस और नो। प्लस इसके अलावा कहाँ होता है, फेस सेंटर। फेस सेंटर वाले एटम का कितना पार्ट होता है, 1/2। टोटल कितने फेस सेंटर होते हैं, 6, तो मल्टीप्लाई बाई 6, यस और नो। क्लियर, ये तो क्या हो गया, एफसीसी वाला पार्ट हो गया। अब हमें पता इसके अलावा कहाँ होता है, हाफ टीवी में होता है। अगर सभी टीवी में होता तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम 4, तो टोटल टीवी कितनी होती है, 8। लेकिन हमें पता है सभी टीवी में होता है क्या, नहीं, हाफ टीवी में होता है। तो क्या करूंगा, इसका 1/2 करूंगा, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। तो देखो ये कितना हो गया, ये जो पार्ट मैंने लिखा है बेटा ये तो कौन सा है, एफसीसी वाला है, यस और नो। और ये जो नंबर ऑफ एटम लिखे हैं ये कौन सा है, हाफ टीवी वाला है बच्चों। कौन सा है, हाफ टीवी वाला। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। इसे सोल्व करने पर ये हमें पता है कितना आएगा, 1 + 3 यानी 4, और ये कितना आएगा 4। तो हमें पता है बच्चों 1 + 3 यानी 4 + 4 यानी कितना हो गया, 8। तो कार्बन का नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 8 होता है, यस और नो। तो बोले डायमंड यूनिट सेल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे, 8 होंगे बेटा। बच्चा क्या करता है, रट के रखता है एफसीसी 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 एफसीसी, बच्चा 4 करके आता है। वहाँ भी पहला ऑप्शन 4 ही दे रखा था नीट के पेपर में जब आया था क्वेश्चन। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो बेटा फटाफट। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी और बताता हूँ फिर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो फटाफट फटाफट। शाहरुख 8, वेरी गुड। चलो बेटा यहाँ तक बात ठीक है। चलो तो बच्चों देखो एक पॉइंट इसमें और डिस्कस करते हैं बेटा, कैसे करना है क्या करना है। ओके, डायमंड की यूनिट सेल बेसिक कैसे होती है, एक एक पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा भी है, और एक एक जहाँ पर क्वेश्चन बनता है ये ध्यान रखना। क्या मैंने स्टार मार्क भी किया बच्चों, ध्यान रखना कहाँ पर क्वेश्चन बनता है, कौन सा मुझे डायरेक्टली ध्यान रखना है। बच्चे को कम से कम इतना आइडिया होना ही चाहिए। क्लियर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। इसकी क्या कहा, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ डायमंड यूनिट सेल, ऑफ डायमंड यूनिट सेल। इसकी यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी, डायमंड की यूनिट सेल यानी हीरे की एकक कोशिका के लिए बोले पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो सबसे पहले बच्चे को आइडिया होना चाहिए पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। 4z मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन क्या करते हैं v मल्टीप्लाई बाई क्या करते हैं बच्चों 100, यस और नो। क्लियर, ठीक है बेटा। अरे पैकिंग एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान है ना, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट एटम से कवर्ड होता है वही तो क्या होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होता है। एक एटम का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ एटम, क्लियर, अपॉन में यूनिट सेल का वॉल्यूम, परसेंटेज में बोले तो मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर, ठीक है बेटा। अब सीधा ना रट के अपन क्या करें, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो हमें पता है अपन ने क्या कहा, इसमें एटम क्या होता है, एफसीसी में तो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो बच्चों, इस टाइप से मैंने क्या एफसीसी की यूनिट सेल बनाई है। क्लियर, ठीक है बच्चों। सभी एटम ना बना के मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे हमें पता है कार्बन एटम क्या होगा, एफसीसी में तो होता ही होता है, एफसीसी में होगा। ये लो बच्चों, एफसीसी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफसीसी में एटम बना दिए, ये एफसीसी में हो गया। ये लो बेटा एफसीसी हो गया। कैसे बनाना है एफसीसी का ध्यान है ना। इसके अलावा हमें पता है बच्चों कहाँ होता है,
हाफ टीवी में होता है, यानी मान लो इस पर ना होकर मान लो बच्चों समथिंग मान लो इस टीवी में है, क्योंकि हमें पता ही है टीवी कहाँ बनती है, ध्यान है ना, क्लियर। ठीक है बेटा, देखो अगर एज लेंथ क्या है बच्चों, ए है, मैंने क्या कहा एज लेंथ कितनी है, ए है, तो बच्चों देखो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो एटम है एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कंप्लीट एटम साप्ता परमाणु कैसे होगा, अरे ऐसा होगा या नहीं होगा, यस और नो होगा बेटा। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, देखो बेटा ये कितनी होगी, अरे √3a/4 होगी या नहीं होगी, यस और नो। हमें पता है बच्चों इस एटम ये जो टीवी कितनी डिस्टेंस पर होती है, बॉडी डायगोनल की 1/4 है या नहीं है बेटा। और हमें पता आर की टर्म में लिखे तो ये भी आर है, ये भी आर है, यस और नो। एक एटम कॉर्नर पर भी होगा और हाफ टीवी यानी टीवी में भी होता है, तो ये वाला टीवी वाला एटम है इसकी रेडियस आर, ये वाला एटम है इसकी रेडियस आर है, तो आर और आर हो गया बेटा, समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है बेटा, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, जो मेरे पास आ रहा है 2r इक्वल टू कितना हो गया √3a/4, यस और नो, अरे है या नहीं है, 2r इक्वल टू क्या √3a/4, तो यहाँ से r इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया √3a/8 हो गया बेटा, यस और नो। ये तो रिलेशन मेरे पास आ गया बच्चों, ये हमारे काम आएगा जब फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन आया कहाँ से, बात समझ में आ गई। चलो बेटा अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू क्या लिखेंगे, z है तो FCC 4 है, तो FCC के लिए z 4 कर दूंगा क्या, नहीं बच्चों, हमें पता है z क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। और अभी अपने डिस्कस किया है कि डायमंड की यूनिट सेल में कार्बन का नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 4 होता है या 8 होता है, 8 होता है बेटा। तो ध्यान रखना z 4 ना लेके कितना लेना है, 8 लेना है, मल्टीप्लाई बाई 4/3 पाई, आर किस का क्या लिखूंगा √3a/, क्या करना है बच्चों 8, और क्या करना है इसका क्यूब अपॉन में v हमें क्या करना है यूनिट सेल का वॉल्यूम है, और यूनिट सेल हमें पता है FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, क्यूब की फॉर्म में होगा, क्यूब का वॉल्यूम तो क्या होगा a³ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100, यस और नो। a से बेटा a³ को उड़ा सकते हैं अपन, यस और नो। और इसको सोल्व करने पर क्या आता है, पैकिंग एफिशिएंसी सोल्व करके जब देखोगे तो वो आएगा 34%, क्या कहा 34%, स्टार मार्क कर रहा हूँ बच्चों, डायरेक्टली पूछेगा डायमंड की यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, 34% होगी, कैसे होगी, समझ में आ गया। और अपन बोले वैकेंट स्पेस, क्या कहा वैकेंट स्पेस, रिक्त स्थान अगर बोले तो 100 में से माइनस कर दे कितना हो जाएगा 66%, यस और नो, क्लियर। एक चीज बच्चे के दिमाग में है कि सर जब पैकिंग एफिशिएंसी इतनी कम होती है फिर ये इतना हार्ड क्यों होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये हार्ड इसलिए नहीं होता कि इसके मैक्सिमम पार्ट में कार्बन एटम होते हैं, हार्ड इसलिए होता है अपने कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, ध्यान रखना बच्चों, क्लियर। बच्चा सोचेगा डायमंड इतना ज़्यादा हार्ड होता है तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी तो समथिंग 90% से भी ज़्यादा होनी चाहिए, नहीं बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी कम होती है लेकिन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इस वजह से ये हार्डेस्ट सबस्टांस में इंक्लूड होता है बेटा, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। चलो बेटा फटाफट स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक। फटाफट
ध्यान रखना है। क्लियर? सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही थी क्या? चलो बेटा, सॉरी, अब आ रही है आवाज़? अब तो आ रही है ना? चलो बेटा, माइक बंद हो गया था यहाँ से गलती से। चलो बेटा, तो ये अपने क्या कहा, ये अपने अलग अलग टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर की अपने बात की, कैसे करना है क्या करना है, यहाँ तक बात ठीक है। और मैंने डायमंड यूनिट सेल क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद क्यों बताई है बच्चों, क्यों समझाई है, क्यों पढ़ाई है, अब तो समझ गए होंगे। क्योंकि अगर मैं इसमें डायरेक्टली पॉइंट बोल देता कि डायमंड यूनिट सेल कैसे होती है, इसकी स्ट्रक्चर ZNS टाइप की होती है, तो जब बच्चे को यही नहीं पता ZNS में क्या होता है तो डायमंड में क्या होगा समझ ही नहीं पाता। समझ में आ गया? क्लियर? तो ऐसा नहीं आज घर जाके पापा को, दादा को, नाना को बोल दोगे हम तो आपको क्या समझते, आप तो जिंक प्लेन टाइप की लिख ले, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। बात समझ में आई क्या? बस उनकी स्ट्रक्चर ऐसी हो सकती है लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? तो ऐसा नहीं अपने कॉन्सेप्ट बढ़ के घर वालों से झगड़ा कर लो, नहीं बेटा। ओके, चलो आगे बात करते हैं अपने चैप्टर का बेटा, लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। क्या? डिफेक्ट इन सॉलिड्स। क्या कहा? डिफेक्ट इन सॉलिड्स। क्या कहा? ठोसों में दोष। मैंने क्या कहा? दोस्त नहीं, दोष यानी कमी। क्या कहा? डिफेक्ट इन सॉलिड्स। आप कहोगे सर सॉलिड में भी दोष होता है क्या, कमी होती है क्या? बिल्कुल बेटा, कमी बिल्कुल होती है। मैंने क्या कहा? कमी सब में होती है, आप में है, मुझ में, शाहरुख खान में भी है, सब में कोई न कोई कमी होती है। तो जो सॉलिड अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी कमी होगी। कैसे होगी, क्या होगी बेटा? 1 बाय 1 समझना। पहली बात तो डिफेक्ट में मैंने क्या, डिफेक्ट का मतलब भी क्या, सॉलिड की स्ट्रक्चर में डिफेक्ट होना, कमी होना यानी दोष होना, इसका मतलब क्या होता है समझना इस चीज को। द डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, अच्छे सुनना बेटा, द डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर लैटिस पॉइंट कॉल्ड एज डिफेक्ट। मैंने क्या कहा? यानी क्या, अवयवी कण का अपने उचित जालक स्थल से विचलन दोष कहलाता है। मैंने क्या कहा? डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल फ्रॉम इट्स प्रॉपर लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड डिफेक्ट, यानी अवयवी कण का अपने उचित जालक स्थल से विचलन दोष कहलाता है। अब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, एक एक चीज़ हमने डिस्कस की है। मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चों, यूनिट सेल में क्या होता है, एटम क्या होता है, फिक्स पोजीशन पर हो सकते हैं अलग अलग टाइप की यूनिट सेल में, किसी में कॉर्नर पर, किसी में फेस सेंटर पर, किसी में बॉडी सेंटर पर, किसी में एज सेंटर पर। यस और नो? अलग अलग टाइप के यूनिट सेल में जो एटम की पोजीशन होती है वो फिक्स होती नहीं होती, फिक्स होती है बेटा। इसमें जो एटम की पोजीशन फिक्स होती है, बाय द वे एटम क्या उस पोजीशन को छोड़कर, उस पोजीशन कौन सी, कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर या एज सेंटर, कोई सी भी पोजीशन हो, एटम उस पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरी जगह चला जाए, दूसरी जगह का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर के बाहर भी जा सकता है या किसी दूसरी जगह, स्ट्रक्चर में एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, एटम अपनी पोजीशन से हटकर हमेशा स्ट्रक्चर के बाहर जाए जरूरी नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह पर स्ट्रक्चर के अंदर ही ट्रांसफर हो सकता है या स्ट्रक्चर से बाहर भी जा सकता है। यानी दोनों ही कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डेविएशन है। क्या ये जो डेविएशन होता है दोनों ही कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, यानी डिफेक्ट बोलेंगे, दोष बोलेंगे। और बुक्स की लैंग्वेज रटने की जरूरत नहीं है, एक प्रैक्टिकली एग्जांपल समझो बेटा। कोई बच्चा है बेटा, इजी वे में समझो, कोई बच्चा है उसका अगर दांत टूट जाए या तोड़ दे, मैंने कहने का मतलब क्या है, कोई बच्चा मान लो उसका दांत टूट जाए तो क्या होगा बेटा, अगर दांत टूट जाए तो दो कंडीशन है, एक तो क्या दांत टूटकर मुंह से बाहर जा सकता है, अरे वही बात है स्ट्रक्चर से बाहर चला गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दांत को तोड़कर दूसरी जगह लगा दे, दूसरे दांत के साथ लगा दे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो उसके फेस में क्या सामने वाले 4 दांत थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, चेहरा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या ये एक दांत तोड़ दे या टूट जाए, मैंने क्या कहा, तोड़ दे या टूट जाए तो क्या होगा, अरे पहले से ज्यादा क्यूट दिखाई देगा नहीं देगा, यस और नो? इसका मतलब क्या, इसको डिफेक्ट कहेंगे। या फिर क्या, ये दांत तोड़कर अपने क्या किया, इसके साथ ही लगा दिया कि अब बता क्या करेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या, ये भी क्या है, डिफेक्ट है। इजी सा एग्जांपल मैंने लिया है, क्या किसी बच्चे का दांत टूटकर अगर उसके मुंह से बाहर चला गया तो भी उसके फेस में कोई ना कोई कमी हो गई। या फिर क्या, अगर यहाँ से हटकर क्या, अगर यहाँ पर उग जाए बेटा, दूसरे दांत के साथ लग जाए तो क्या होगा, अलग ही दिखाई देगा, यस और नो? यही डिफेक्ट है। स्ट्रक्चर में भी ऐसा ही है, पार्टिकल का अपनी पोजीशन को छोड़कर या तो स्ट्रक्चर के बाहर चले जाना या किसी दूसरी जगह चले जाना, दोनों ही कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे, दोष बोलेंगे। समझ में आ गया? क्लियर? यस और नो? तो अपन क्या कह सकते हैं बेटा, डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स, क्या कह सकते हैं, डेविएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स प्रॉपर लैटिस पॉइंट। क्या कहा, फ्रॉम इट्स प्रॉपर लैटिस पॉइंट, ठीक है, कॉल्ड डिफेक्ट। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, कॉल्ड
डिफेक्ट यानी क्या कहेंगे, यानी अवयवी कण का अपने उचित जालक स्थल से विचलन क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। रीजन क्या, समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर। यानी पार्टिकल जहां होना चाहिए वहीं पर होना चाहिए। अगर अपनी जगह को छोड़कर कहीं और चला जाता है, कहीं और मतलब स्ट्रक्चर के अंदर दूसरी जगह, या फिर क्या स्ट्रक्चर के बाहर चला जाए, दोनों ही कंडीशन क्या है, डिफेक्ट बोली जाएगी, दोष बोला जाएगा। समझ में आ गया। मान लो कोई बच्चा है, उसकी पोजीशन मान लो फर्स्ट बेंच पे राइट साइड में फिक्स कर दी कि ये बच्चा हमेशा यहीं बैठेगा, तो क्या वो बच्चा अपनी सीट छोड़कर चाहे क्लासरूम से बाहर चला जाए या फिर क्या क्लासरूम में किसी दूसरी बेंच पे जाके बैठ जाए, दोनों ही कंडीशन को क्या बोलेंगे, डिफेक्ट बोलेंगे, दोष बोलेंगे। समझ में आ गया, क्लियर, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में सर इसका रीजन क्या होता है, अरे कुछ ना कुछ रीजन तो होना चाहिए ना कि सर ऐसा क्यों होता है, तो क्या करेंगे, डिफेक्ट है। डिफेक्ट का रीजन क्या होता है बेटा, इसका रीजन मानते हैं ड्यू टू टेम्परेचर एंड एडिशन, ड्यू टू टेम्परेचर एंड एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस, मैंने क्या कहा, फॉरेनर सबस्टांस, और इसको इम्प्योरिटी भी बोलते हैं बेटा, क्या कहा, इम्प्योरिटीज। ठीक है बच्चों, देखो दोनों ही वजह से डिफेक्ट हो सकता है। डिफेक्ट का रीजन क्या है, डिफेक्ट क्यों होता है, तो क्या कहेंगे, डिफेक्ट का रीजन क्या है, दोष का कारण क्या है, तापमान और बाहरी पदार्थ मैंने बोला फॉरेनर सबस्टांस। ऐसा नहीं सर फॉरेन से लाके ही उसमें ऐड करेंगे, नहीं बेटा। क्या फॉरेनर का मतलब है स्ट्रक्चर के खुद के जो पार्टिकल है उसके अलावा कोई भी दूसरा पार्टिकल है वो फॉरेनर बोला जाएगा, फिरंगी बोला जाएगा। यस और नो, बात समझ में आई ना। अरे बोलते हैं ना फिरंगी अपने देश में आ गए, अपने देश के थे क्या वो, नहीं, अपने देश के तो लाल पीले काले सब अलग ही थे बेटा, लेकिन फिरंगी अलग ही थे या नहीं थे बेटा। तो मेरा कहने का मतलब फॉरेनर का मतलब भी क्या होता है, खुद के जो पार्टिकल है, खुद के जो आयन है, उनके अलावा कोई दूसरा कोई सा भी चाहे आयन हो वो क्या होगा, फॉरेनर बोला जाएगा, या इम्प्योरिटी, इसको बोलेंगे अशुद्धि। तो आपसे बोले डिफेक्ट का रीजन क्या है, तो क्या कहेंगे, या तो टेम्परेचर, क्योंकि हमें पता टेम्परेचर में अगर चेंज हो बेटा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो हमें पता है पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज होगी, नहीं होगी, होगी बेटा। पार्टिकल की एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो पार्टिकल हमें पता है अपनी पोजीशन को छोड़कर स्ट्रक्चर के बाहर भी जा सकता है और क्या होगा, दूसरी जगह भी जा सकता है। कहने का मतलब अपनी पोजीशन को छोड़ सकता है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्लियर। या फिर फॉरेनर सबस्टांस या इम्प्योरिटी ऐड कर दे, एडिशन ऑफ फॉरेनर सबस्टांस और इम्प्योरिटी, बाहरी पदार्थ या अशुद्धि अगर इसमें ऐड कर दे, मिला दे, तो हमें पता जो एक्स्ट्रा बाहर से जो आपने सबस्टांस पदार्थ मिलाया वो हमें पता है स्ट्रक्चर के खुद के आयन को रिप्लेस कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है बच्चों। बात समझ में आई क्या। और हमें पता है अगर वो रिप्लेस करेगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्ट्रक्चर के आयन है A प्लस बी माइनस, ए बी है बेटा, सपोज करो A प्लस बी माइनस है, आपने C प्लस मिला दिया, तो C प्लस अगर A प्लस की जगह पर आ जाए, A प्लस को यहाँ से भगा दे, तो क्या होगा, स्ट्रक्चर में होना चाहिए था A प्लस है, उसकी जगह क्या आ गया, C प्लस आ गया, यानी A प्लस होना चाहिए था लेकिन C प्लस आ गया, यानी डिफेक्ट तो हो गया ना, कमी हो गई ना। जो आयन होना चाहिए था, जहाँ होना चाहिए था वहीं पर होना चाहिए था, उसकी जगह दूसरा आ गया या वो खुद कहीं और चला गया, इसी को बोलते हैं डिफेक्ट बेटा। समझ में आ गया, क्लियर, यस और नो, क्लियर बेटा। ठीक है बेटा, एक अपन क्या कह सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी, मैंने क्या कहा, फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ये क्या होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख सकता हूं बेटा क्या, यानी कंडक्टिविटी, यानी क्या कहूंगा, कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य, यानी चालकता, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य, ठीक है, चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, चेंज्ड ड्यू टू डिफेक्ट, मैंने क्या बोला बेटा, दोष के कारण क्या होता है बेटा, यानी भौतिक गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है। मैंने क्या कहा, दोष के कारण क्या होता है, भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन हो जाता है। भौतिक गुणधर्म कौन से, जैसे चालकता देख सकते हो और यांत्रिक सामर्थ्य आप देख सकते हो। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा बुक्स की लैंग्वेज नहीं रटनी है, प्रैक्टिकली समझो। कैसे बेटा, एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, जैसे अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर, अरे सेमीकंडक्टर में होता ही क्या है, पहले वो क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, फिर उसमें ऐसे कोई आयन मिलाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाम सुना ना, ऐसे आयन मिलाते हैं जिससे क्या करते हैं, यानी बाहर से क्या बोरॉन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, उनके कुछ आयन्स मिलाकर क्या करते हैं, उस सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। मैंने क्या कहा, उस सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़ाई जाती है, इस वजह से उसे सेमी कंडक्टर बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। पूरा कंडक्टर वो नहीं है, यानी पहले वो नॉन कंडक्टर था, फिर उसमें बाहर से कुछ आयन मिलाकर क्या करते हैं, उसे थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी
प्रोड्यूस की गई है, इसी वजह से उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो बाहर से आयन मिलाया है, इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी, चालकता बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी बेटा। तो मैंने क्या कहा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यांत्रिक सामर्थ्य, यानी बाहर से कितना बल सहन कर सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, हम मार्केट में देखते हो, मान लो कोई चेयर 1000 रुपीज़ की है, प्रैक्टिकली समझना, कोई चेयर 1000 रुपीज़ की है, उसी शेप, उसी डिज़ाइन, उसी साइज़ की कोई दूसरी चेयर है, उसकी रेट है मान लो 5000। मैंने क्या कहा, एक चेयर थी, उसकी रेट है 1000 रुपीज़, 1000 रुपये बोलते हैं हिंदी वाले बच्चों, ध्यान रखना, 1000 को 1000 रुपये है। बच्चा सोचे पता नहीं कितना बता रहे होंगे सर, 1000 रुपीज़ है। कोई दूसरी चेयर है, सेम साइज़ सेम डिज़ाइन है, वो क्या 5000 रुपीज़ है। दोनों को अगर हम इक्वली घर ला के यूज़ करें तो हमें पता है जल्दी टूटने के चांसेस कैसे होंगे, इस 1000 रुपीज़ वाले के। मैंने कहा इक्वली यूज़ करें, इसको तो अंदर रख दिया पैक करके, खाली इसको यूज़ कर रहे हो 5000 वाले को, तो नो डाउट यही पहले टूटेगी। लेकिन दोनों को अगर एक साथ एक जैसे यूज़ करें तो हमें पता है ये पहले ब्रेक होगी। इसका रीज़न क्या है, सेम डिज़ाइन है, सेम साइज़ है, फिर भी ये ज़्यादा कॉस्टली क्यों है? क्योंकि ये ओरिजिनल मेटल की बनी है, जिस मेटल की आप लेना चाहते हो ओरिजिनल उसी मेटल की बनी है। बात समझ में आई क्या? ये सेम डिज़ाइन सेम साइज़ है, फिर भी ये सस्ती क्यों है? हमें पता है बेटा क्यों, क्योंकि इसमें क्या प्योर मेटल नहीं है, उसका कचरा मिला है बेटा, यस और नो, और कचरा मिला है, इस वजह से क्या, इसी वजह से इसकी कॉस्ट कम है बेटा, ये सस्ती है। समझ में आ गया? और हमें पता यही जल्दी टूटती है। दोनों को अगर इक्वली यूज़ करें तो ये हमें पता ये ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये ज़्यादा बल या ऊर्जा सहन कर सकती है। लेकिन ये क्या होगी, आसानी से टूट जाती है। यस और नो? क्लियर? वही बात है। इसका मतलब क्या, एक तो प्योर मेटल की क्या थी, चेयर थी, और दूसरी क्या, उसमें कचरा मिला हुआ था बेटा। ठीक है, कचरा यानी क्या, इम्प्योरिटीज, अशुद्धियाँ मिली हुई थी, तो क्या हो गया, उसकी हमें पता स्ट्रेंथ, उसकी ताकत कम हुई या नहीं हुई? हुई बेटा। तो मेरा कहने का मतलब क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, लेकिन डिफेक्ट है, डिफेक्ट का मतलब भी क्या होता है, बाहर से कोई आउटर सबस्टांस, बाहरी पदार्थ मिला देंगे तो उसको डिफेक्ट ही तो बोलते हैं। तो डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। मैंने चेंज बोला है, ध्यान रखना, इंक्रीज या डिक्रीज कोई सा भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है बेटा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो एग्जाम में पूछा हुआ है बेटा, क्या, ये एग्जांपल जरूर ध्यान रखना, क्या, सॉलिड NaCl। क्या कहा, सॉलिड NaCl रिप्रेजेंट, सॉलिड NaCl रिप्रेजेंट फ्यू कंडक्टिविटी। क्या कहा, फ्यू कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ड्यू टू डिफेक्ट, ड्यू टू डिफेक्ट। ये ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, क्या, सॉलिड NaCl रिप्रेजेंट फ्यू कंडक्टिविटी ड्यू टू डिफेक्ट, यानी दोष के कारण क्या होता है, ठोस NaCl अल्प चालकता, कुछ चालकता दर्शाता है। बच्चा कहेगा सर कैसे, मैंने सॉलिड NaCl लिखा है, एक्वस या मोल्टन नहीं लिखा बेटा। हमें पता है NaCl आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के लिए फर्स्ट सेकंड लेक्चर में एक टेबल हमने बनाई थी बच्चों, याद है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप, आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड, याद है ना। तो उसमें हमने लिखा था आयनिक में, आयनिक क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर इन सॉलिड फेज बट कंडक्टर इन एक्वस सॉल्यूशन एंड मोल्टन स्टेट, याद है ना। ये सॉलिड फेज में नॉर्मल कंडीशन पूछे तो जो सॉलिड फेज आएगी NaCl की, उसमें नॉन कंडक्टर होगा, लेकिन डिफेक्ट की वजह से पूछे तो क्या करता है, ये थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करता है बच्चों। तो ध्यान रखना, अपन ने क्या कहा, सॉलिड NaCl क्या करेगा, डिफेक्ट की वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करेगा, क्योंकि डिफेक्ट अगर हो जाता है तो हमें पता है डिफेक्ट करता ही क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन कर देता है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर? ठीक है बेटा। एक कॉन्सेप्ट हमें और ध्यान रखना है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्या कहा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड में बी चेंज। क्या कहा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड में बी चेंज ड्यू टू डिफेक्ट। ठीक है, यानी क्या होता है, डिफेक्ट की वजह से क्या होता है, ठोस का घनत्व परिवर्तित हो सकता है। मैंने क्या कहा, हो सकता है, हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। ये पॉइंट मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, क्या, आगे अपन कई सारे डिफेक्ट पढ़ेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, कई सारे टाइप के हम डिफेक्ट डिस्कस करेंगे बेटा। लेकिन क्या, उनमें एक पॉइंट बार बार आएगा, इसमें डेंसिटी अनचेंज रहती है, और अगर चेंज होगी तो इसमें इंक्रीज हो जाती है, इसमें डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है
किस टाइप के डिफेक्ट में डेंसिटी चेंज होगी, किस में नहीं होगी। अगर चेंज होगी तो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। बच्चा हर केस में अलग अलग रटता है, रटने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ईजी वे में याद रखना। ईजी वे में याद रखने का मतलब क्या है, जैसे शॉर्ट एंड स्वीट में मैं बता रहा हूँ वैसे याद रखना। कैसे बच्चों, क्या होगा, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें पता है सॉलिड की अपन बात करें, अरे सॉलिड के वॉल्यूम में इजीली चेंज होता है क्या, नहीं बेटा। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अरे वॉल्यूम तो नो डाउट फिक्स रहेगा, क्योंकि हमें पता है सॉलिड क्या होता है, शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होता है, यस और नो। शेप और वॉल्यूम डेफिनिट होगा तो वॉल्यूम में तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हार्ड है, पार्टिकल इतने ज़्यादा अपनी पोजीशन में चेंजेस नहीं कर सकते, तो वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट फिक्स रहेगा। लेकिन अगर डब्ल्यू में अगर चेंज हो बेटा, अगर वेट अगर चेंज हो जाए, ये अगर चेंज हो तो हमें पता है इसकी वजह से डेंसिटी में चेंज होगा या नहीं होगा, यस और नो। और इसमें भी चेंज होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे, तो ध्यान रखना बेटा, अगर क्या, अगर ध्यान रखना, ये तो अगर फिक्स है, मास अगर क्या है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मास अगर डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बेटा ध्यान रखना कैसे, सपोज करो W की वैल्यू 100 है, ये मान लो 10 है। मैंने क्या कहा समझने के लिए, W अगर 100 है और V मान लो 10 है, अगर 100 में 10 से डिवाइड करें तो हमें पता है 10 आएगा। अरे करके बताऊं क्या, ध्यान है ना, 10 आएगा नो डाउट। अब अगर मैं W को चेंज कर रहा हूं, इसको 100 से 200 कर दूं, ये तो फिक्स है। 200/10 कितना, 20। पहले 10 आ रहा था, अब 20 आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब W 100 से 200 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो गया। इसको 100 से 50 कर दूं, 50/10, तो W ये डेंसिटी कितना हो जाएगा, 5। पहले 10 आ रहा था, जब ये 100 था तो W डिक्रीज हुआ तो D भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी मैथमेटिक है बेटा। कहने का मतलब क्या है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा। अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी। और मास अनचेंज होगा, क्या कहा, मास क्या, W अगर अनचेंज्ड है बेटा, क्या कहा, W अनचेंज्ड है, अगर अपरिवर्तित है तो क्या होगा, डेंसिटी भी क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। मैंने क्या कहा, समझ में आया, यस और नो। तो ध्यान रखना किस कंडीशन में डेंसिटी चेंज होगी, किस कंडीशन में डेंसिटी चेंज नहीं होगी। एक एक कंडीशन मैंने बताई है, समझ में आ गया, क्लियर। रटना नहीं है किस में इंक्रीज होगा, किस में डिक्रीज होगा, कैसे करना। अब बच्चा कहे सर और इसको ईजी वे में कैसे समझ सकते हैं, ईजी वे में ऐसे समझ सकते हैं बेटा, प्रैक्टिकली समझना बेटा। देखो बेटा जैसे कैसे समझना है, ये मान लो अपना चमत्कारी बॉक्स है बेटा, एक नया बॉक्स आपके लिए मंगाया समझने के लिए। समझना, इस बॉक्स की मैं बात करूँ बेटा, समझना, इस बॉक्स का मान लो कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका कुछ फिक्स मास है, ओके। ये मान लो पहले क्या, ये जो इंक की बोतल है बेटा, समझना, इंक की बोतल यहाँ रखी गई है। अब आपसे बोला जाए इस बॉक्स का मास क्या है, 1 kg है। मैंने क्या कहा, यहाँ अगर रखी है तो इसका मास कितना है, 1 kg है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूँ तब भी पूरे बॉक्स का मास क्या होगा, चेंज होगा क्या, अभी भी 1 kg होगा, यस और नो। इसका मतलब क्या होगा, जब ये बोतल इसके सेंटर पर रखी थी तब पूरे बॉक्स का मास कितना आ रहा था, 1 kg आ रहा था, यस और नो। इस बोतल को मैंने सेंटर से उठा के यहाँ रख दिया, अभी भी कितना आएगा, पूरे बॉक्स का मास 1 kg ही आएगा, यस और नो, क्लियर। इसका मतलब ये बताओ मास में चेंज हो रहा है क्या, मास में चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ से उठा के हमने यहाँ रख दिया है, तो स्ट्रक्चर के अंदर ही मास चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, काम खत्म, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्या, ये सेंटर पे रखा था तो मास 1 kg था, इस इंक की बोतल को उठा के हमने बाहर रख दिया, इसके मतलब इसकी स्ट्रक्चर के बाहर रख दिया, इससे हटा दिया। अब ये बताओ इसका मास क्या होगा, 1 kg से कम आएगा नहीं आएगा। इसका जो भी मास था बेटा 100 ग्राम 200 ग्राम जो भी है, इसका मतलब इसको हमने हटा लिया, यानी स्ट्रक्चर के बाहर चला गया, यस और नो। तो मास डिक्रीज होगा नहीं होगा, मास डिक्रीज होगा, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, यस और नो, क्लियर, ठीक है बेटा। तीसरी कंडीशन देखो, ये मान लो बॉक्स था, इसका मास है मान लो बेटा 1 kg, बिना इंक के, मैंने क्या कहा, इंक इस पर रखी है क्या, अब इसका मास 1 kg है, मैं बाहर से लाके इंक की बोतल रख दूं तो ये बताओ अब इसका मास 1 kg से ज़्यादा होगा नहीं होगा। मास अगर पहले से ज़्यादा हो गया तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, यस और नो। मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताया, मेरा कहने का मतलब क्या है, अब अपने कॉन्सेप्ट से अगर अपन समझे तो क्या होगा, अगर आयन, समझना, ये इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, क्या कहा, अगर स्ट्रक्चर, ये पूरी स्ट्रक्चर है, ये इसका कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है, अवयवी कण है,
अगर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तब तो क्या होगा, मास सेम रहेगा तो डेंसिटी भी सेम रहेगी, अनचेंज। समझ में आ गया, यस और नो। अगर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल स्ट्रक्चर से बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, मास डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज होगी, काम खत्म। क्लियर। अगर बाहर से कोई पार्टिकल स्ट्रक्चर में आके ऐड हो जाएगा तो मास इंक्रीज होगा, मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अब किसी के समझ में नहीं आए तो बता सकता है सर किस कंडीशन में डेंसिटी सेम रहेगी, किस कंडीशन में डेंसिटी इंक्रीज होगी और किस कंडीशन में डेंसिटी डिक्रीज होगी। यस और नो, रटना नहीं है, प्रैक्टिकली ध्यान रखना। बस किस कॉन्सेप्ट में आयन कहाँ से कहाँ जाता है ये ध्यान रखना। आयन स्ट्रक्चर में एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मास सेम ही रहेगा तो डेंसिटी सेम रहेगी। क्लियर। आयन स्ट्रक्चर के बाहर चला गया, मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो जाएगी, काम खत्म। आयन बाहर से एक्स्ट्रा आयन स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है तो मास ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, काम खत्म। ओके, ठीक है बेटा। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्या कहा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ है आयनिक सॉलिड्स। क्या लिख रहा हूं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स ऑलवेज, क्या कहा, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या कहा, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिसाइड्स द डिफेक्ट। क्या कहा, बिसाइड्स द डिफेक्ट। मैंने क्या बोला बेटा, स्टामा किया। दोष के बावजूद आयनिक ठोसों की क्रिस्टल संरचना सदैव वैद्युत रूप से उदासीन होगी, काम खत्म। मैंने क्या कहा, दोष के बावजूद आयनिक ठोसों की क्रिस्टल संरचना सदैव वैद्युत रूप से उदासीन होगी। वैद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव का हमेशा इक्वल होना। अरे हमें पता है बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये कभी नहीं होता कि पॉजिटिव नेगेटिव है ही नहीं। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वैद्युत रूप से उदासीन होने का मतलब क्या है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। समझ में आ गया, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। बच्चा कहेगा सर ये कैसे पॉसिबल है, चाहे कैसा भी डिफेक्ट हो बेटा, अलग अलग टाइप के डिफेक्ट पड़ेंगे, उसमें बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। एक ही बात ध्यान रखनी है, चाहे कैसा भी डिफेक्ट हो, आपसे कुछ भी घुमा फिरा के बोले इस टाइप का डिफेक्ट है, उस टाइप का डिफेक्ट है, उस टाइप का डिफेक्ट है, स्ट्रक्चर कैसी होगी, एक ही आंसर जाना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। क्यों, क्योंकि चाहे कैसा भी डिफेक्ट हो, अपने नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे, डिफेक्ट चाहे कैसा भी हो, उसकी स्ट्रक्चर में जो भी चेंज होगा, ध्यान रखना टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज हमेशा इक्वल ही होगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। कैसे बेटा, सिंपल वे में समझना। मान लो कोई स्ट्रक्चर थी, उसमें अगर बात करूं जैसे स्ट्रक्चर की आयन है A+ और B- समझने के लिए, अरे आयनिक सॉलिड की बात करें तो आयंस तो होंगे ही होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव होंगे ही होंगे। तो आयन कौन से हैं, A+ और B-। अब मान लो स्ट्रक्चर में क्या 10 तो A+ है और 10 B- है। मैंने क्या कहा, प्लस और माइनस है लेकिन दोनों इक्वल है, 10 A+ और 10 B-, यानी प्लस का 10 माइनस का 10, तो नेट चार्ज क्या, 0। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, नेट चार्ज 0 होना, यानी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। यानी डिफेक्ट से पहले क्या था, +10 और -10 इक्वल थे बेटा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब डिफेक्ट हो गया, सपोज करो आपसे बोले कि +1 चार्ज इंक्रीज हो गया तो प्लस का कितना हो गया, 11 हो गया। लेकिन हमें पता ऐसा पॉसिबल है क्या, नो। तो स्ट्रक्चर अपने आप में इस टाइप से चेंज करेगी कि प्लस का 10 11 हो गया तो माइनस का भी 11 हो जाएगा, वापस नेट चार्ज इक्वल है या नहीं है बच्चों। या फिर पहले +10 -10 था, प्लस का 1 कम हो गया तो प्लस का 9, ये तो डिस्टर्ब हो गया ना, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर प्लस का 1 कम हुआ तो माइनस का भी 1 कम हो जाएगा, फिर से +9 -9, यस और नो। हर डिफेक्ट में ऐसे ही होगा। बच्चा कहेगा सर कैसे होगा, क्यों होगा, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 सारे डिफेक्ट। बेटा समझ में आ गया, यस और नो। मेरा कहने का मतलब क्या है, कैसा भी डिफेक्ट हो, आयनिक सॉलिड की स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होगी, वैद्युत रूप से सदैव उदासीन ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि जितना चेंज, मैं चेंज बोल रहा हूं बेटा, इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, जितना चेंज पॉजिटिव में होगा उतना ही चेंज नेगेटिव में होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पहले भी बराबर होंगे और बाद में भी चार्ज बराबर होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का यह कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट कर लेना। आयन का नंबर बराबर होना जरूरी नहीं है,
आयन का चार्ज टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव चार्ज बराबर होना जरूरी है बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? जैसे मैं हमेशा कहता हूँ बेटा, सिंपल एग्जांपल अगर मैं कहूँ कैसे जैसे अपन ये बोले NaCl की मैं बात करूँ, समझना बेटा ये अपने इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा अलग है। कैसे? अगर मैं बात करूँ NaCl, दो कंपाउंड मैंने लिखे हैं NaCl, इस पर चार्ज कितना है बेटा? Na+ और Cl-। देखो आयन बराबर है या नहीं है? Na का एक आयन है, Cl का भी एक आयन है, आयन बराबर है और चार्ज भी बराबर है, +1 और -1। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। मैंने ये लिख दिया बेटा CaCl2। CaCl2 अब क्या करेंगे? Ca पर कितना चार्ज आता है? +2, क्लोरीन पर कितना? -1। तो क्या करेंगे? देखो आयन बराबर है क्या? कैल्शियम का एक आयन है, क्लोरीन के दो आयन है। आयन अगर अनइक्वल है लेकिन चार्ज फिर भी बराबर है। कैसे? कैल्शियम पर +2, एक क्लोरीन पर -1, तो दो पर कितना? -2। मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए आयनों का नंबर बराबर होना जरूरी नहीं है, चार्ज बराबर होना चाहिए। जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? यही अपने अलग अलग केसेस में आएगा। चाहे कैसा भी डिफेक्ट हो, स्ट्रक्चर हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगी। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों रहेगी? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। इंक्रीज बोले या डिक्रीज बोले बेटा। समझ में आ गया? यस और नो? तो ये जो डिफेक्ट हम पढ़ेंगे उसके बार बार बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीधे टिक लगाने वाले क्वेश्चन कौन से बनते हैं, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया। क्लियर? नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेक्ट है, एक एक करके डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे हमें ध्यान रखना है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, फटाफट फटाफट बोलो। कोई भी दिक्कत हो बता सकते हो, जल्दी बोलो। सर पुराने वाला बॉक्स है, किसने कहा? करीना। बेटा नया बॉक्स है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ये छोटे मोटे डाउट्स अगर रह जाएंगे, सर बॉक्स पुराना है, ये है बेटा देखो नया एकदम आपको लग रहा है, ये आप मोबाइल की स्क्रीन बेटा अच्छे से क्लियर करो, साफ करो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको नया दिखेगा बेटा। ओके, चश्मा जरूर यूज करो, खासकर बेटा ध्यान रखना ये छोटे मोटे डाउट्स है ये क्लियर होने चाहिए। बॉक्स पुराना है, ये पुराना है, सर पुराने हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? ध्यान रखना, सर पुराने हैं, बॉक्स नया, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है बेटा, चलो अब क्या और कोई डाउट किसी के? किसी के डाउट? कोई भी दिक्कत? चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टाइप्स और डिफेक्ट अपन पढ़ेंगे तो अपने डिफेक्ट के सारे टाइप कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में सॉलिड स्टेट का काम तमाम कर देंगे बेटा। ओके, चलो बेटा और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कैसे करना क्या करना। ध्यान रखना नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा जो सीधा एनसीईआरटी उठा के पूछे जाते हैं और ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे तुम्हें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है क्या करना। ये तो खाली मैंने बेसिक बताया, डिफेक्ट का मतलब क्या है, डिफेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइप के होते हैं, उसमें क्या क्या हमें ध्यान रखना, वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, बाकी अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बेटा, ओके बाय। चलो और एक आपको जैसे एक मैसेज मिल गया होगा बेटा, एक जैसे अपने 12 जुलाई से नए बैच स्टार्ट करें 11-12 टारगेट के, तो आपके कांटेक्ट में कोई भी बच्चा हो, आपके फैमिली में हो, चाहे आसपास कोई भी हो, 11-12 टारगेट है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहे, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों या फिर दोनों में से कोई एक है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कॉन्टेक्ट कर सकता है। मस्त ओके बेटा, ओके चलो बेटा बाकी बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।